हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स ओवर ब्रिजेस के ऊपर में डिपेंड रहेगा। और इसमें और एक चीज़ की हम बारे में बात करेंगे और वो रहेगा स्फीयर ऑफ डेथ। कभी कभी इसे ग्लोब ऑफ डेथ भी बोला जाता है, जैसे मौत का कुआं होता है उसी तरह से लेता है, लेकिन ये पूरा स्फेरिकल केज होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो बाइक राइडर्स है, ये बाइक राइडर्स स्टार्टिंग में तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल सर्कल एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो वर्टिकल सर्कल में घूमने लगते हैं और ख़ास करके वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए ही ये स्फीयर ऑफ डेथ बनाया गया है। तो जो स्पीयर ऑफ डेथ होता है, इन स्पीयर ऑफ डेथ टू व्हीलर राइडर अंडरगोज राउंड्स इनसाइड अ हॉलो स्पीयर। जैसे आपने जब इमेज में देख लिए कि हॉलो स्पीयर के अंदर में टू व्हीलर के जो राइडर्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं और ख़ास करके वहाँ पर वो परफॉर्म करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। द डायनामिक्स ऑफ दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज़ द सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट मास टाइड टू द स्ट्रिंग। हमने कुछ दिनों पहले एक बॉब को स्ट्रिंग से बांध लिए थे और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाए थे। बस सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, सब कुछ चीज़ें सेम यहाँ पर है, बस यहाँ पर धागा नहीं है। जैसे स्ट्रिंग बॉब को पकड़ के रखा था लास्ट टाइम, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। मास है जो कि बाइक के राइडर्स है, और ये बाइक के राइडर्स कहीं पर भी सेंटर से बंधे हुए नहीं हैं। ठीक है। और एक चीज़ है, जैसे लास्ट केस में आपने को पता है कि स्ट्रिंग को जब बॉब बांधे थे हमने तो स्ट्रिंग में टेंशन आता था, तो यहाँ पर कोई सेंटर से बांधी हुई कोई रस्सी नहीं है राइडर को, इसलिए टेंशन का कुछ कंसिड्रेशन यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो हम वही बोलेंगे, द डायनामिक्स ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज द सेम एज दैट ऑफ द मास टाइड टू द स्ट्रिंग। यहाँ का जो सर्कुलर मोशन रहेगा वैसे ही सेम वर्टिकल सर्कुलर मोशन रहेगा जो हमने बॉब को स्ट्रिंग से बांधे थे, लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें रहेगा, एक्सेप्ट दैट द फोर्स ड्यू टू टेंशन टी इज रिप्लेस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में टी टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन एन क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन कब अप्लाई होती है, जब किसी भी सरफेस के ऊपर में वेट हम रखते हैं तो वहाँ से नॉर्मल रिएक्शन ऑफर होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। The linear speed is more for larger circles but angular speed is more for smaller circle। जैसे छोटा स्फीयर है या फिर बड़ा स्फीयर है, अगर बड़ा स्फीयर है मतलब लार्जर सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी या फिर लीनियर स्पीड रहती है वो ज़्यादा रहती है। और अगर एंगुलर स्पीड के केस में मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के केस में कंसिडर करते हैं तो वो कैसे रहती है, वो ज़्यादा रहती है, लेकिन कब, स्मॉलर सर्कल्स में। तो स्मॉलर सर्कल के लिए एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा रहती है और लार्जर सर्कल के लिए लीनियर स्पीड ज़्यादा होती है, और उसके वाइस वर्सा होता है। एक टॉपिक हम देख रहे हैं अभी, व्हीकल एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या की, यहाँ पर एक ओवर ब्रिज यहाँ पर अवेलेबल है और इस ओवर ब्रिज के ऊपर से क्या हो रही है, एक व्हीकल पास हो रही है और इस तरह से एक व्हीकल ट्रैवल इसके ऊपर में कर रही है। और ये ब्रिज कौन सा है, कॉन्वेक्स, आउटर सरफेस यूज़ होता है, मतलब वो क्या होगा, कॉन्वेक्स हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के ऊपर में ये व्हीकल चल रही है। अब ये व्हीकल जब आप देख रहे हैं, व्हीकल का जो वेट रहेगा हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, मतलब mg। ये व्हीकल इस सरफेस के ऊपर में रेस्ट हो रही है, तो इस सरफेस को 90 डिग्री में लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर वेट mg और mg को सपोर्ट कर रही है क्या, नॉर्मल रिएक्शन। अब ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो mg रहेगा ये ग्रेटर देन रहेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल रिएक्शन, और इन दोनों का जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी फोर्स बचेगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला है। ध्यान दो, तो यहाँ पर सिर्फ दो फोर्सेस कंसिडर हम करेंगे, एक वेट है और एक नॉर्मल है। The forces acting on the vehicle during the motion are weight, that is mg, and normal reaction is n. And the resultant of these two must provide centripetal force, और इन दोनों फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट रहेगा क्या प्रोवाइड करने वाला है, सेंट्रीपेटल फोर्स। देखिए mg की वैल्यू यहाँ पर हाइयर रहने वाली है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, इसलिए mg माइनस एन इक्वल्स टू ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये है सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसे हम mv स्क्वेयर बाय आर भी बोलते हैं। ठीक है।
अब जैसे क्या होता है, जैसे स्पीड अचीव हो जाती है, मतलब गाड़ी जब ज़्यादा स्पीड से भागेगी तो जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है वैसे ही जो नॉर्मल रिएक्शन है ये कम होना स्टार्ट होती है, और गाड़ी रुक गई तो वो उस समय में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाती है और इक्विवेलेंट टू वेट भी हो जाती है। तो हम बात करेंगे कि जब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है तब n क्या होता है, डिक्रीज होता है। एज द स्पीड इंक्रीजेस n डिक्रीजेस एंड दस फॉर मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट। लेकिन बात ऐसी है कि गाड़ी की स्पीड तो हम बढ़ाएंगे लेकिन फिर भी गाड़ी का कांटेक्ट इस रोड के साथ में होना चाहिए, तो मैक्सिमम कितने स्पीड से चलाना पड़ेगा, और उस समय में गाड़ी का कांटेक्ट रोड से भी रहना चाहिए। उस केस में मैक्सिमम स्पीड के केस में वो मैक्सिमम स्पीड हम अलाउ करेंगे अंडर रूट ऑफ आर जी, जहाँ पर n की वैल्यू 0 होंगी, लेकिन गाड़ी और ये जो कॉन्वेक्स रोड है इसका कांटेक्ट रहने वाला है। बस इसी के कॉन्ट्रास्ट में दूसरी केस है, व्हीकल ऑन द कॉन्केव ब्रिज। अब ये जो है ये क्या है, कॉन्केव ब्रिज है और यहाँ पर व्हीकल है। अब अपने को पता है कि व्हीकल का मास मतलब वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो ये क्या हो गया, mg। इस सरफेस को 90 डिग्री में क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो mg है ये इस सरफेस को कैसे है, इंक्लाइंड, इसलिए mg को स्प्लिट अप करेंगे तो ये जो कंपोनेंट हो गया थीटा लगा हुआ वो क्या हो गया, mg cos थीटा। अब यहाँ पर दो फोर्सेस हम कंसिडर करें, एक mg cos थीटा और दूसरा क्या है, n। mg क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि mg को हमने स्प्लिट अप कर लिए तो mg का काम हो गया, तो n और mg cos थीटा। अब जबकि ये कंपोनेंट है mg का कंपोनेंट, तो डेफिनेटली mg से इसकी वैल्यू कम होने वाली है, तो mg cos थीटा कैसे छोटा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रिएक्शन, और इन दोनों का रिजल्टेंट n और mg cos थीटा का रिजल्टेंट मतलब जो भी प्लस माइनस होना है इनके बीच में, और फाइनली क्या मिलेगा उस रिजल्टेंट से, वो रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो n माइनस mg cos थीटा, n ग्रेटर है और mg cos थीटा उसके कंपेयर से कम है, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इन दोनों के सब्सट्रैक्शन से जो भी फोर्स अवेलेबल होगा वो कौन सा होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। ऐसे बहुत से मतलब इस केस में हमने ये कंसिड्रेशन लास्ट वीडियो में कर लिए हैं, तो होप सो आपको ये जो रिजल्टेंट जो लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से अगर नॉर्मल रिएक्शन n की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, माइनस एम जी कॉस थीटा उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो इस तरह से एम वी स्क्वेयर बाय आर प्लस एम जी कॉस थीटा ये हो जाता है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर थीटा है, ये थीटा क्या है, ये थीटा है, गाड़ी यहाँ पर है तो ये थीटा है, गाड़ी अगर यहाँ पर होती तो थीटा बढ़ जाता, गाड़ी अगर यहाँ पर आ जाए तो थीटा कम हो जाता, मतलब ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम ज़्यादा हो सकता है, और थीटा की वैल्यू अगर कम ज़्यादा होगी तो n के वैल्यू पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं एज थीटा चेंजेस नॉर्मल रिएक्शन आल्सो चेंजेस, नॉर्मल रिएक्शन भी इसके साथ में क्या हो जाएंगी, चेंज होने वाली है। तो इस तरह से हमने व्हीकल ऑन द कॉन्केव ब्रिज और व्हीकल ऑन द कॉन्वेक्स ब्रिज भी पढ़ लिए। कभी कभी ऐसा मान लेते हैं कि गाड़ी अगर स्ट्रेट रास्ते पे चल रही है और अचानक ब्रेकर आ गया और ब्रेकर से गाड़ी अगर जंप कर रही है, तो जंप कर रही है तो रोड और गाड़ी का तो कांटेक्ट नहीं रहेगा, रोड और गाड़ी का कांटेक्ट नहीं रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन उस केस में बनती है या नहीं बनती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका आंसर रहेगा कि अगर ब्रेकर से गाड़ी उछल जाती है तो रोड से कांटेक्ट हट जाएगा, और रोड से कांटेक्ट अगर हट जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनेगी। होप सो गाइस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं।